हेलो एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है निखिल शुक्ला और मैं आज लेकर आया हूँ वीडियो मेंस की प्रिपरेशन पे। ईएसी का मेंस अभी 8 अगस्त को ही है और जीपीएससी का मेंस भी आने ही वाला है। मुझे टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड टू गिव देम अ पर्सपेक्टिव कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, बट मेरे ख्याल से एक वीडियो इसके ऊपर बहुत ज़रूरी था बिकॉज इसमें काफ़ी बहुत सारी इंटीग्रिटीज हैं जो ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ज़्यादा सही रहेगा। उसको स्टार्ट करने के पहले पहले मैं बता दूं कि जो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसको लास्ट वीडियो में मैंने आपके बारे में बताया था कि बियॉन्ड द गैप। तो उसको आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतने सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे। 200 लोग ज्वाइन कर चुके हैं एंड दे आर आस्किंग देयर डाउट्स एंड ऑल। सो इफ यू वांट यू कैन आल्सो ज्वाइन इट एंड द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से मेंस की प्रिपरेशन के ऊपर। इसमें मैंने यूपीएससी और जीपीएससी के दोनों को कवर किया क्योंकि मेंस और सिविल इंजीनियरिंग का सेम है। तो सिर्फ यूपीएससी जीपीएससी नहीं, आप कहीं की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें भी मेंस आपको देनी हो, दिस विल हेल्प यू आउट। तो इसमें पहले मैंने स्टार्टिंग में जेनरिक पॉइंट्स रखे हैं कि जो मेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी हैं, और लास्ट में मैंने यूपीएससी और जीपीएससी के जो पेपर्स होते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है या फिर उसकी क्या है, क्योंकि उसमें चेंजेस होते हैं। क्योंकि यूपीएससी में थोड़े क्वेश्चंस होते हैं जो हमें चूज करने होते हैं, तो चूज कैसे करना है उस पर थोड़ा ध्यान देना है। और क्योंकि जीपीएससी में सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं तो मैंने इसलिए उन दोनों को अलग अलग बाइफरकेट करके लास्ट में समझाया उसके बारे में। और उसके पहले जो जेनरिक पॉइंट्स हैं हम उनसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इनको पूरे वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले तो जो हम प्रिपरेशन करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं उसकी, उसमें नेक्स्ट है जो हम टेस्ट सीरीज किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके ऊपर मैंने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को देखते ही हमें डर लगता है कि नया क्वेश्चन आ गया, क्या होगा, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, शायद मैं सॉल्व ना कर पाऊं। तो वो जो डर भगाना है या फिर कैसे स्टार्ट करें उस क्वेश्चन को, उसके ऊपर मैंने थोड़ी बात की है। नेक्स्ट इसकी जो एग्जाम डे की स्ट्रगल्स होती हैं उसमें क्या दिक्कत होती है, कैसे मैनेज करना है टाइम, उसके ऊपर एक थोड़ी बात की है। एंड लास्ट है कि जो मैंने मिस्टेक्स की थी मेंस में उसकी बात की है इसके अंदर। और फिर जैसे कि यूपीएससी और जीपीएससी का जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि कैसे उसकी तैयारी करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि आपने प्री के लिए प्रिपेयर किया होगा, प्री के लिए अगर प्रिपेयर किया है तो यू आर वेल वर्स्ड विथ सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस। आपको सिविल इंजीनियरिंग का पूरा सब कुछ आता है, बस उसको अब स्टेप बाय स्टेप फैशन में लिखना है। जब हम तैयारी करते हैं तो हम सिर्फ क्या बोलते हैं पीवाईक्यूज भी जब करते हैं, जब हम लोग कोचिंग में भी पढ़ रहे होते हैं तब हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मेंस के करते ही हैं। और आपने ये नोटिस किया होगा कि कोई मेंस बहुत हार्ड नहीं है, मेंस का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। मेंस के क्वेश्चन मुझे तो पर्सनली लगते थे कि वो प्री के क्वेश्चन से बहुत ईजी है क्योंकि उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते। उसके अंदर जो हमें होता है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट करना है और बहुत सारी चीजें होती है जिस पर ध्यान रखना है। जैसे कि आरसीसी की क्वेश्चंस हैं तो उसमें लिमिट्स का ध्यान रखना है कि ये लिमिट से ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, कि उसके आईएएस कोड रेफरेंसेस क्या है उसका हमें ध्यान रखना है। तो हमको जो प्रैक्टिस करनी है इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका ये मतलब है कि नए क्वेश्चंस हमको ज्यादा नहीं अट्रैक्ट करेंगे, कि हमको बहुत ज्यादा नए नए क्वेश्चन करेंगे कि इसमें ये चेंज कर दिया तो कैसे होगा, इसमें वो चेंज कर दिया तो कैसे। जैसे गेट के क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करते हैं कि उसमें हम अलग अलग एजम्पशंस चेंज करते रहते हैं कि अगर ये एजम्पशन हटा दिया तो फिर क्या होगा, ये एजम्पशन हटा दिया तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें हमें जरूरत है कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करना है, चाहे वो एनवायरमेंट का डिजाइन का क्वेश्चन हो, चाहे वो आरसीसी का क्वेश्चन है, चाहे वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्वेश्चन हो, सॉम का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको इतनी प्रैक्टिस रखनी है कि आपका बस हाथ चलने लगे। यही प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम बहुत कम होगा वहां पर। तो प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपका सोचने का टाइम खत्म हो जाए। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि आप में से कुछ लोग होंगे जो कोचिंग ले रहे होंगे और कुछ होंगे कि जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे होंगे। जो कोचिंग ले रहे होंगे उसमें उन्होंने थोड़े टफ क्वेश्चन जरूर करवाए होंगे, स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो उसमें घुमा फिरा के नए नए क्वेश्चन वो ट्राई करते रहते हैं कि उसमें प्रैक्टिस अच्छी हो, आपको सोचने का ढंग डेवलप हो। पर वो क्वेश्चंस आपको डरने नहीं है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। द बेस्ट वे टू जज योर प्रिपरेशन इज पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू देखने हैं और उसमें आपको रियलाइज होगा कि कुछ ही क्वेश्चन है जो ऐसे चेंज हो रहे हैं, तो आपको उन पर भी ध्यान देना है। पर आपको सबसे पहले जो फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है कि जो बेसिक क्वेश्चन है, जो स्टेप्स वाले क्वेश्चन है वो आपको एकदम परफेक्टली रटे हुए होने चाहिए कि इस फैशन में करना है। आपको स्टेप्स याद होने चाहिए कि अगर मेरे को कॉलम के क्वेश्चन आ गए तो मुझे 7 स्टेप में करना है उसको, या फिर मुझे क्या क्या चेक्स लगाने हैं, ये सब आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि नए क्वेश्चंस करने हैं पर इतने ज्यादा नहीं करने हैं। मैं कहूंगा कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो लिमिट योरसेल्फ टू द न्यू क्वेश्चंस जो कि सिर्फ कोचिंग में कराए गए हैं। डोंट रन फॉर कि मैं टेस्ट सीरीज में जाके नए नए क्वेश्चंस
प्रैक्टिस कर लूँ, ये सब क्वेश्चन कर लूँ, आपके पास टाइम भी नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए। हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत अलग होंगे, और उसके पीछे यू शुड नॉट वेस्ट योर स्लीप। यू हैव टू बी काम एंड यू हैव टू डू वॉट एवरीवन इज डूइंग। ये नहीं सोच सकते कि मैं कुछ अलग करके बहुत अच्छे मार्क्स लाऊं, मेंस में इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज दिस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग सेल्फ, मैं इसको क्या कहते हैं, मैं इसको एंडोर्स नहीं करूंगा कि आपको किसी नोट्स वगैरह की जरूरत है। यू जस्ट नीड टू सॉल्व PYQs। अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के PYQs सॉल्व कर लिए हैं लास्ट 20-25 साल के, देन इट इज मोर देन इनफ। एंड डोंट रन फॉर हियर एंड देयर, जस्ट प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके हाथ से सॉल्व करने की, पेन पेपर लेकर, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। नेक्स्ट थिंग इज कि जब हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो जो हमारे पास बुक है, तो उस बुक में क्वेश्चंस नए नए होंगे। कुछ जैसे कि RCC के बहुत सारे क्वेश्चंस में नई नई चेक्स लगाए होते हैं उन लोगों ने, या फिर कुछ जियोटेक के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नई तरह से उन्होंने सॉल्व किया होता है। तो उन क्वेश्चंस को आपको बॉक्स में कर देना है या फिर उस पर स्टार लगा देना है, और जब आप दूसरी तीसरी बार रिवाइज कर रहे होंगे तो बस उन्हीं चीजों को देखना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर जो गलतियां हो रही हैं बार बार उनको बार बार मार्क करना है। कि जैसे सपोज हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम शियर इन्फोर्समेंट चेक करते हैं पर उसका टाउसी चेक करना भूल जाते हैं, या फिर जो मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया है वो कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, और मिनिमम का कर भी दे रहे हैं तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का तो हमेशा ही भूल जाते हैं। तो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू राइट इट इन दैट बुक ऑल्सो। अगर आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है उस चीज के लिए तो वो भी काफी सही रहेगा, कि जस्ट टू रिमेंबर कि क्या मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मल्टीपल टाइम्स, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को 2-3 बार 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 करेंगे। तो जो पहली बार क्वेश्चन हो जा रहा है बहुत बढ़िया, उसको छोड़ दो, उसको आगे बढ़ो, आप फॉर्मूला रिवाइज करना बस उसके, जो फॉर्मूला बुक है आपकी। और जो क्वेश्चंस बहुत टफ है उनको 2-3 बार करना है सॉल्व करके प्रैक्टिस। एंड लास्ट थिंग इज दिस कि जो मैंने बताया कि टिक कर देना है उसको, मतलब बुक खोल खोल के हम लोग बस पन्ने पलट के भी प्रैक्टिस करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे बार बार, कि वो जो क्वेश्चन है वो दिमाग में छप जाए, कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है वी नो कि हमें क्या करना है। सो जो बुक होगी, भले वो 700-800 पढ़ने की 2-2 बुक्स हैं, बट हमको इतनी बार उस पेज से गो थ्रू कर लेना है कि हमको वो याद रहे कि कैसे करना है। सो दिस इज द थिंग इन प्रैक्टिस में हमको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, किस तरह से पेज को मैनेज करना है, वो मैं आपको टेस्ट सीरीज के एस्पेक्ट में बताता हूँ। सो नेक्स्ट थिंग इज दिस कि टेस्ट सीरीज कैसे देनी है। टेस्ट सीरीज हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, हमको लगता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, हो नहीं पाएगा। बट टेस्ट सीरीज इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रिपरेशन। जो मेरे से गलती हुई जब मैंने ESE मेंस दिया, तो उसमें जो चीज छूटी है मेरे में, वो थी ये टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस ही। क्योंकि हम 2-3 घंटे बैठ के नहीं दे पाते, हम सोचते हैं कि चलो नहीं यार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, हम ये सब्जेक्ट कर लेते हैं, पर हम ओवरऑल बैठ के 3 घंटे टेस्ट नहीं लिख पाते। और जब नहीं लिख पाते तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे हाथ की प्रैक्टिस ही नहीं उतने लिखने की, तो वो दिक्कत होती है कि हमको वो स्पीड नहीं आ पाती, हमको वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता हमारे से, या फिर वो पेपर मैनेज नहीं हो पाता हमसे। तो सबसे जरूरी चीज यही है, इफ यू आर फ्री ऑल्टरनेट डेज पे या फिर 3 दिन में एक बार, यू हैव टू सिट एंड राइट इट फॉर 3 hours 2 hours, जितनी देर की भी एग्जाम है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन बार बार उसको रिवाइज करना प्रिपरेशन, क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्जाम में लिखना है वही मेन है और वही आपके नंबर लाएगा। फिर नेक्स्ट थिंग इज डोंट अफ्रेड बाय न्यू क्वेश्चंस। अगर नए क्वेश्चंस आ गए तो उनके लिए डरना नहीं है कि ये क्या हो गया, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करके गए जिस तरह से मैंने बताया है, और अगर आप फिर भी आप नहीं कर पा रहे, तो आज कोई नहीं कर पा रहा है। बहुत इक्का दुक्का लोग होंगे जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और उसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा, और आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है अगर नहीं भी हो पा रहा है तो। पर हम उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, उसमें हमें मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए हम पहले एनलिस्ट करेंगे कि क्या क्या उसमें डेटा दिया हुआ है, क्या क्या पूछा हुआ है, उसको नंबर्ड पॉइंट्स में लिखेंगे कि हमको फर्स्ट थिंग ये पूछी हुई है शियर एनफोर्समेंट, सेकंड थिंग हमको लॉन्गिट्यूडिनल एनफोर्समेंट पूछी गई है, चेक्स पूछे गए हैं, तो हम 1 2 3 करके कर देंगे, कि जिससे कि एग्जामिनर को पता हो कि ही नोज what is going to be asked, and he knows कि आगे हम पेपर में वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हुआ है। उसको ये भी पता चल जाएगा कि इन्होंने पहला बॉक्स बनाया तो पहले का आंसर क्या लिखा होगा। तो हमको इतने अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को सोचना ना पड़े, उसे बस क्वेश्चन देखना हो कि फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा ये इन्होंने किया है, उसका आंसर नीचे ये लिखा है, सेकंड ये किया है, थर्ड यहाँ उसका आंसर ये लिखा है। हमको इस तरह से आंसर को एकदम करना है, बिल्कुल कट वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमको विद प्रैक्टिस डेवलप होगा, क्योंकि बीच बीच में हम भूल जाते हैं, कुछ स्टेप्स कुछ कमी हो जाती है, तो हमको उसको प्रैक्टिस को डेवलप करना होगा। अगर ये चीज आ भी गई तो उसको कैसे सॉल्व करना है,
ये सब टेस्ट सीरीज देने से होगा। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि अगर कोई टफ क्वेश्चन लग रहा है या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको तो पहले छोड़ देना है, उसको एकदम एंड में पकड़ना है और उसको छोड़ना, मतलब उसको क्वेश्चन को खाली नहीं जाने देना, जो स्पेस दिया हमें उसे भरना है। तो पहले हम उसको फिगर से स्टार्ट करेंगे, वो जो क्वेश्चन जो टफ है उसका फिगर हम बड़ा बनाएंगे, उसमें हम फिगर के अंदर भी डिटेल करेंगे, उसमें हम एनलिस्ट भी करेंगे क्या क्या पूछा है। तो अगर जो फिगर के 1-2 मार्क्स मिल रहे हैं हमें, तो हम वो लेंगे, हम एनलिस्ट के मार्क्स लेंगे। हो सकता है कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता हो, पर उसमें 50% क्वेश्चन तो आपको आता हो, या फिर उसके आसपास की कुछ चीजें आती हों। तो इससे जब आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो उसके अगर हम ये सब भर देंगे, तो हमको बहुत सारे मौके मिलेंगे कि हमको उसमें कुछ स्टेप्स की मार्किंग मिल जाए। फिर जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि नंबर्ड पॉइंट्स में क्वेश्चन कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है क्वेश्चंस को, कि इस चीज़ों में 5 चीज़ें पूछी है, तो मैंने 5 चीज़ें नंबर्ड कर दी हैं, जिससे कि अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको वो बंदा 3-3 मार्क देगा हर क्वेश्चन को, और आपने एकदम अच्छे से उसको प्रेजेंट कर दिया उसके सामने। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि देयर इज ओनली वन सिन इन दिस एग्जाम। एक ऐसा महापाप आप कर सकते हैं कि जो बिल्कुल अलाउड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, यूनिट्स का। हर आंसर के पीछे हम जनरली क्या करते हैं, जब गेट ईएससी प्रीलिम्स की एग्जाम करते हैं, अगर हम प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आंसर का जो लास्ट पॉइंट आता है हम उसके पीछे लिख देते हैं कि दिस इज द यूनिट। पर यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं अगर 2 चीजों का, तो हमको वहां पे शो कर देना है कि न्यूटन पर mm² इंटू mm⁴, इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वैल्यूज का। तो ये सब चीजों से आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। और इन द एंड तो बिना सोचे आपको इन द एंड आपको लिखना ही है कि उसका यूनिट क्या है। और क्वेश्चंस हैं जो डिजाइनिंग के क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे नोट्स में पेज नंबर तक का रेफरेंस लिखा होता है, तो हमको वहां तक नहीं जाना है। अगर आपको सेक्शंस याद है, सेक्शंस लिख देने। अगर सेक्शंस नहीं याद आ रहे तो एटलीस्ट राइट की ये IAS 456 से लिया है हमने, या फिर IAS 13920 से लिया है। ये सब चीजों का ध्यान रखना है। रेफरेंसिंग बहुत जरूरी है। एजम्पशंस लिए हैं, जो एजम्पशंस मेंशन करना सबसे जरूरी है, वहां पे आपके नंबर कटेंगे, बहुत ज्यादा नंबर कटेंगे। एंड यू शुड नॉट फॉरगेट टू राइट व्हाट आर द एजम्पशंस, व्हाट आर द स्टेप्स यू आर टेकिंग। इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स, यू हैव टू मेंशन इट कि मैंने इस वजह से इसको किया है। सो टेक केयर ऑफ दिस। और जो फाइनल आंसर है उसको बॉक्स में कर देना है, जैसे कि मैंने बताया था कि एग्जामिनर को पता हो कि आई वांट टू चेक दिस, अगर ये सही है मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा इसलिए दिखाता है कि आपका कॉन्फिडेंस है आपके आंसर के ऊपर कि भाई मैंने ये लिखा है और ये एकदम सही आंसर है, एंड प्लीज चेक दिस। लास्ट थिंग इज दिस कि शीट मैनेज करना बहुत जरूरी है। जो शीट्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि दिस इज नॉट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ये टेक्निकल एग्जाम है, तो हमें जरूरी नहीं होता कि सारे शीट्स भर दी जाए। पर प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें कभी कभी शीट्स कम भी पड़ जाती हैं, या फिर आपने बीच में कुछ गलती कर दी, आपको काटना पड़ गया, तो शीट्स की कमी हमेशा रहती है। तो और बहुत क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आप पीछे पलटते हैं और आपको पता चलता है कि यार शीट ही खत्म हो गई ऐसा। तो जब हम टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शीट्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपको अपने अंदर इंकलकेट कर लेना कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो इतनी शीट्स आएंगी, 20 मार्क का क्वेश्चन है तो इतनी शीट्स आएंगी, ऐसा ऐसा। कुछ क्वेश्चंस स्पेशली यूपीएससी ईएससी में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ क्वेश्चंस बहुत छोटे से आएंगे, तो उन क्वेश्चंस में अगर आपको मार्क्स चाहिए, तो अगर आपके पास टाइम भी है तो उसके जो डेरिवेशंस होते हैं वो कर देना होता है, अगर उसमें नहीं पूछा है तो। और अगर पूछा है तो करना ही है, क्योंकि मुझे याद है कि जो एक्विफर के क्वेश्चंस होते हैं, कन्फाइंड एक्विफर और अनकन्फाइंड एक्विफर में, जो मेरे टाइम पे क्वेश्चंस आया था उसमें ऐसा पूछा हुआ नहीं था, पर वो क्वेश्चन इतना छोटा सा था कि 2 स्टेप का फॉर्मूला लगाया और आ गया। तो अगर उसमें आप 2-4 और स्टेप लिख देंगे, एक फिगर बना देंगे, तो वो मार्क्स जो 10-12 मार्क का पूछा हुआ है वो उसको जस्टिफाई करता है। तो व्हेन एवर यू आर डूइंग, व्हेन यू आर इन दिस डिलेमा कि अगर ऐसा करना है कि नहीं करना, और अगर आपको आता है उसको तो उसको डिराइव कर दीजिए, और अगर नहीं भी आता है तो उसकी फिगर एटलीस्ट बना दीजिए कि जिससे कि वो लगे कि आपने उस क्वेश्चन की वैल्यू आपने सर्व की है, कि 10-12 मार्क्स का आपने वैल्यू सर्व की। सो ऑलवेज टेक दिस इन माइंड। एंड शीट्स मैनेज करना बहुत जरूरी है, कट वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाद में शीट्स नहीं होगी। मैं आपको अपनी मिस्टेक्स में बताऊंगा कि मैंने क्या किया था, गलती मेरे से क्या हुई थी, इसी रिलेटेड। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि आपने प्रिपरेशन कर लिया, आपने टेस्ट सीरीज लगा ली, आपको जो ये जो चीज़ों को, इन दोनों को एक साथ कंबाइन भी करना है। जो आपने प्रिपरेशन की है, जो टेस्ट सीरीज लगाई है, जिसमें नए नए क्वेश्चन है, वो आपको एक जगह से सब जगह मार्क करके रख लेना है कि मैं लास्ट टाइम इसको रिवाइज करके जाऊंगा। मैं अपने जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं जो आपने प्री के लिए बनाए होंगे, उसको तो रिवाइज करना ही है। मेंस के लिए भी आपको एक साइड नोट्स कुछ बना के रखने की, मैं ये गलतियां करता हूँ और उसको भी रिवाइज करके जाऊंगा। एग्जाम के पहले आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप सब कुछ देख पाएं, सो दिस इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड। सो आप उसको वो प्रिपेयर करके रखिए, आप ऐसा एग्जाम में सीधे नहीं जा सकते बैठ के।
एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, कैलकुलेटर का यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू प्रैक्टिस कैलकुलेटर यूज़ कैसे करना है। आपको कुछ वीडियोस देखने हैं, आपके किसी सीनियर्स हैं उनसे पूछ लेना है, क्योंकि कैलकुलेटर में इतनी ज़्यादा फंक्शंस हैं, अगर आपको आएगा तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। स्पेशली जो क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं या फिर कुछ भी होता है, आपको ब्रैकेट बनाना सीखना होगा अगर उसके अंदर, क्योंकि आप पूरा का पूरा सम एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ब्रैकेट का बहुत अच्छा से यूज़ करना है, आपको बार बार स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको अगर बार बार नए नए क्या बोलते हैं, अगर एक्स की वैल्यू लेकर हमको सपोज हमको दूसरी वैल्यू निकालनी है, अगर हम ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, तो उसमें बस आपको एक ही वैल्यू डालनी है और पूरा इक्वेशन तैयार होना चाहिए कि हमको सेकंड आंसर मिल जाए। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। I tell you this calculator thing is very important. नेक्स्ट थिंग इज दिस कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि अगर हम देखें तो हमको पता हो कि मेरा आंसर किस रेंज में आ रहा है। ये प्रिपरेशन से ही आएगा। तो अगर आपको पता चल जाए कि आंसर किस रेंज में आएगा, तो आप जो अजम्पशंस लेंगे वो भी उस रेंज में अजम्पशंस लेंगे। अगर कुछ वैल्यू गलत आ रही है, कुछ डिफरेंट आ रही है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैंने कुछ शायद गलती कर दी है इस क्वेश्चन में, तो आप उसको उसी टाइम पर रेक्टिफाई कर पाएंगे। So these are the things we have to take care while giving test series or while practicing. Next thing is this कि एग्जाम डे जो है उसमें हमें क्या करना है। तो जैसा कि मैंने कहा, टेस्ट सीरीज की जो प्रैक्टिस होगी उसमें हमको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है कि अगर मैंने इतने क्वेश्चंस किए तो इस टाइम में किए, इतने क्वेश्चंस किए तो इस टाइम में किए, क्योंकि लास्ट मिनट रश में ना आप क्वेश्चन एक भी सॉल्व कर पाएंगे, ना आपका कुछ फ्रूटफुल निकलेगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन में भाग रहे होंगे। तो आपको पहले तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। आपको टफ क्वेश्चन से ये भी पता चल जाएगा कि आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। तो लास्ट पॉइंट पे जो इजी क्वेश्चंस, अगर मतलब जो छोड़े हुए क्वेश्चंस में जो इजी क्वेश्चन, उन्हीं पे टाइम स्पेंड करना है। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम यहाँ पे दे दिया, अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ टाइम वहाँ पे हॉप कर लिया, कब कुछ टाइम वहाँ पे हॉप कर लिया। इससे होगा कि तीनों चारों क्वेश्चन जो आपने हॉप किए होंगे उसमें कुछ फ्रूटफुल नहीं होगा। इससे बेटर है कि अगर आपने कुछ इजी सा क्वेश्चन एक दो कर लिया, भले उसमें लंबा क्वेश्चन है, फिर भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दिस की क्वेश्चंस छोड़ देने हैं। जो टफ क्वेश्चन लगे उस एग्जाम पॉइंट पे ये नहीं सोचना कि अगर ये टफ क्वेश्चन आए तो इससे तो मेरा सिलेक्शन ही रुक जाएगा। नेवर एवर थिंक लाइक दिस। लिव इट एंड गो। जो इजी क्वेश्चन लग रहे हैं वो सॉल्व करते जाने, और इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो टॉपर्स हैं वो भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। बट जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट में आके वो क्वेश्चन को वापस अटेम्प्ट करना है, उसमें फिगर बनानी है, उसमें डेटा एनालिस्ट करना है, उसमें क्या क्या पूछा गया ये लिखना है, और ट्राई करना है जितना कर सके, जितना हमारे पास टाइम बचा हुआ है। और जैसा कि स्पेस मैनेजमेंट एग्जाम में भी बहुत ज़रूरी है, ये जो प्रैक्टिस जो आपने की है वो सब यहाँ पे सामने आएगी। आपको कुछ लगना नहीं चाहिए कि यू आर मेकिंग एफर्ट इन एग्जाम। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि यू आर जस्ट गोइंग एंड सॉल्व जस्ट अनदर डे फॉर यू। इस तरह की प्रिपरेशन है। और मेंस में ऐसा हो सकता है, प्रीलिम्स में नए क्वेश्चंस आते हैं, हमें दिक्कत होती है, पर मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। मेंस में इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल यू विल बी हैप्पी इन दोज 3 आवर्स। बहुत मजा आता है अगर आपको मेंस के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड यू विल स्कोर वेरी हाई। यू कैन सी। और जो सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली ना, आप बहुत आगे हैं, आपका सिलेक्शन हो रहा है। आई कैन गारंटी यू, अगर आपने पेपर अच्छे से लिख दिया एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, टेक माय वर्ड्स। बिकॉज बहुत से लोग हैं जो ये प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ रिवाइज वाइज करके जो प्री का पोर्शन है वही करके आ पाते हैं, या फिर पूरा करके भी नहीं आ पाते हैं। तो इस वजह से वो एग्जाम में परफॉर्म भी नहीं कर पाते। अगर आपने टेस्ट सीरीज लिखने की प्रैक्टिस कर लिया, आप पेपर अपना पूरा कर रहे हैं, अगर आपने PYQs पूरे कर लिए हैं, तो आपने 90 to 80%, 85 to 90% क्वेश्चन आपके पक्के सेम टू सेम आ रहे हैं, आप उसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर 85 to 90% आपने सॉल्व कर दिया है तो आपका सिलेक्शन हो ही रहा है। सो नेवर बी वरीड अबाउट, आप इस प्रिपरेशन के बाद में आपका सिलेक्शन पक्का है। लास्ट थिंग इज दिस की जो मैंने मिस्टेक्स की थी, पहले तो मैंने 2 इंजीनियरिंग सर्विसेज की मेंस दी हैं और मैंने 2 GPSC क्लास 1 क्लास 2 की मेंस दी हैं। तो सबसे पहले मैंने GPSC क्लास 1 क्लास 2 की मेंस दी थी। उस टाइम पे आई वॉजंट प्रिपेयरिंग फॉर GPSC, आई वॉज ओनली प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। और उस टाइम पे मेरा प्री का सिलेबस चल रहा था मे DC में, 2022 की बात है ये। तो मेरे को इतना आता भी नहीं था, तो मैंने तो सिर्फ जो टेक्निकल पेपर्स थे 3 वही अटेम्प्ट किए थे, बिकॉज दिस वॉज नॉट माई गोल टू डू दिस। तो और मैंने जो इंग्लिश और गुजराती का पेपर था मैं देने भी नहीं गया था। आई थॉट कि मेरा एक दिन कोचिंग का बर्बाद होगा। सो दिस वॉज माई मिस्टेक, आई शुडंट हैव डन इट, आई शुड हैव प्रैक्टिस्ड इट। अगर मुझे मौका मिला था तो मुझे आई शुड हैव गॉन देयर एंड हैव गिवन माई बेस्ट, पर मैंने वो नहीं किया। आफ्टर दैट 2 ESC के मेंस हैं। पहला ESC का मेंस मैंने छोड़ दिया था, मुझे नहीं देना था।
मैंने उसकी प्रिपरेशन ही छोड़ दी थी 2-3 महीने तक। बस जो लास्ट 4-5 दिन बचे थे तो क्योंकि मुझे IIT दिल्ली ज्वाइन करना था तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने 4-5 दिन के लिए बस फॉर्मूला रिवाइज किया था, और उस वजह से मेरे नंबर कुछ ऐसे कुछ खास आए भी नहीं थे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो, बट दिस वाज आई अटेम्प्टेड इट। नेक्स्ट इज ESE 2023। इसमें मैंने बहुत मेहनत की थी, इसकी मेंस के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी, पर इसमें ये दिक्कत हो गई कि आई डिडंट हैव जॉब है, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। और तो मेरे को बार्क NPCIL वो सारे, क्योंकि मेरे ESE गेट में बहुत अच्छे 205 रैंक आई थी, तो उस वजह से मेरे कॉल्स बहुत आए थे इंटरव्यूज़ के। तो क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, एंड स्पेशली जो बार्क और NPCIL का इंटरव्यू था वो 2 हफ्ते के गैप में था, और उस इंटरव्यू के साथ 1 हफ्ते बाद ही मेंस का पेपर था। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बार्क की। मैंने सोचा कि जो हाथ में जॉब है पहले हम उस पर प्रिपेयर कर लेते हैं, ESE तो होता रहेगा। और ESE की मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की भी थी, तो आई वॉजंट दैट वरीड अबाउट दैट। बट दिक्कत मेरे साथ ये हो गई कि मेरी प्रैक्टिस छूट गई, क्योंकि मैंने वो 15 दिन जो वो किया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं की, और उस वजह से दिक्कत ये हुई कि जब मेरे को क्वेश्चन तो आते थे पर उस टाइम पे मैं सॉल्व करने में मेरे को दिक्कत हो रही थी कि मैं शायद स्टेप्स भूल जा रहा था जो हाथ में एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए, जो मेरे पास जो मेरी प्रैक्टिस थी 1.5-2 महीने पहले, जब मैं मीन्स मेरा बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। फिर भी ये दिक्कत मुझे दोनों बार मीन्स में हुई, और दिस इज वाई मतलब मैंने स्कोर ठीक किया था। आई स्कोर अराउंड 400 मार्क्स आउट ऑफ 600। अगर मैंने 450 के आसपास कर लिया होता तो आई कुड हैव बीन सिलेक्टेड एट दैट टाइम ओनली, एंड दिस वाज माय मिस्टेक, प्रैक्टिस वाज माय मिस्टेक, एंड यू शुड टेक नोट ऑफ दिस कि आपकी ये मिस्टेक ना हो, एंड यू शुड गेट दिस जॉब दिस टाइम ओनली। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि एंड देन आफ्टर मेरा जो 4th मेंस हुआ, 4th-5th मेंस मैंने GWSSB जो गुजरात का है सीवरेज बोर्ड, उसका भी मेंस दिया था, और ये GES का भी मेंस दिया था। तो जो GES का मेंस था वो मेरा काफ़ी अच्छा गया था। उसमें मैं आई हैव स्कोर्ड जो हाईएस्ट मेंस के मार्क्स होते हैं वो मेरे मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो आई हैव स्कोर्ड दैट मार्क्स। एंड उसके 3 पेपर होते थे सिविल के, एक गुजराती, एक इंग्लिश, तो वो सब पेपर्स मैंने दिए थे, और उसमें मेरे काफ़ी बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं। तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन, उसमें भी जो अटेम्प्ट करना था उन पेपर्स को, तो मैंने प्रिपरेशन तो पूरी की थी, पर उस टाइम पे भी जैसे कि अर्थक्वेक हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अर्थ करते भी तो वो लेटरल फोर्सेस वाला जो लेटरल कैलकुलेशन तो वो करते हैं, पर इसमें क्वेश्चन आया बहुत डायनामिक, मतलब डायनामिक स्ट्रक्चर्स के बहुत क्वेश्चन, डायनामिक एनालिसिस के 4-5 क्वेश्चन थे। मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता था, वो भी जिससे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था, पर तो आई वॉज वेरी वरीड। वो पहला एग्जाम भी था, तो मैंने सोचा कि यार अपना काम हो गया खत्म, कुछ कर नहीं पाएंगे, आई हैव स्कोर्ड वेरी लेस। और मैंने क्या किया था, GPSC का सिलेबस वगैरह देखा भी नहीं था, GPSC के PYQs भी नहीं देखे थे। आई वॉज सोलली प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम ESE नोट्स एंड व्हाट PYQs। तो मुझे लगा शायद अर्थक्वेक सब करके आए होंगे, मुझे नहीं आता। फिर भी मैंने जितना हो सके उतना अपना बेस्ट दिया स्ट्रक्चर्स में, एंड इन द लास्ट मुझे पता चला कि किसी को नहीं आता। एंड आई थिंक स्ट्रक्चर्स का जो फर्स्ट पेपर था उसमें आई मे हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि और भी थोड़ी बहुत गलतियां हुई, जैसे कि इसी GPSC के पेपर में मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बिना पढ़े। एक कुछ मुझे याद आ रहा है कि जो सर्वे का क्वेश्चन था उसमें बहुत तरीके होते हैं वो निकालने के, कि लोकल अट्रैक्शन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बियरिंग्स में, उसके निकालने के बहुत अलग अलग मेथड होते हैं कि इससे निकालेंगे उससे निकालेंगे। तो मैंने वो मेथड उसमें उन्होंने लिख के दिया था, बट नॉट कि ये मेथड है, बट ये कि इस तरह से होगा कि दूसरे हम मेथड को पता कर सकते थे। बट मैंने ये पता नहीं किया, मैंने स्टार्ट कर दिया अपने मन से ही कुछ भी। जब मैंने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, आंसर मैच नहीं हुआ, तो मैंने ध्यान दिया, तब मैं उसको कट करके भी नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं थी। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना है उनको, हमको ये भी देखना है कि कहीं उन्होंने स्पेसिफिक कुछ पूछ तो नहीं लिया है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ESE में भी एक ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन था बहुत ईजी, थियोरेटिकल क्वेश्चन था, वो सबको ही आता है, पर एट दैट टाइम मेरा माइंड एकदम स्टॉप हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। और क्योंकि वो बहुत ईजी क्वेश्चन था तो हमको लगता है कि यार इस वजह से मेरा पेपर रुक जाएगा, मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है क्या यार, मतलब चिढ़ चढ़ती है उस चीज़ के ऊपर। तो मैं स्टक हो गया वहाँ पर, और मैं उस क्वेश्चन को बहुत देर तक सोचने लग गया कि ये करना है। वो मुश्किल से 7-8-10 नंबर का क्वेश्चन होगा, पर उस वजह से मैंने उसमें बहुत टाइम वेस्ट किया था। तो ये मिस्टेक्स हैं जो मैंने की थी एग्जाम्स में, और भी बहुत मिस्टेक की होंगी, मिस्टेक की तो एक प्रॉपर वीडियो बन सकती है। बट दिस आर द थिंग्स ओवरऑल यू हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है वो भी स्ट्रेटेजी इसी चीज़ से रिलेटेड, जो मेरी मिस्टेक्स हैं उसी को मैंने फॉलो किया है।
तो लास्ट चीज़ है जो यूपीएससी स्पेसिफिक चीज़ें हैं। यूपीएससी और जीपीएससी में कोई फर्क नहीं है। अगर आप मेंस का कोई भी पेपर लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। यूपीएससी में बस आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो मैंने जब जीईएस का पेपर दिया तो उसमें तो यूपीएससी से भी टफ क्वेश्चन थे, पर जनरली नोशन है कि यूपीएससी का पेपर टफ होता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत लंबे आ जाते हैं आरसीसी वगैरह में। यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू टैकल इट आउट। एंड नेक्स्ट थिंग इज दिस, जो क्वेश्चंस हमको करने हैं सॉल्व, कौन से क्वेश्चन करने हैं, उस पर बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि मैं किस तरह से सिलेक्ट करूं क्वेश्चन, तब उसका बहुत इजी आंसर है। पहले तो जो कंपलसरी क्वेश्चन है पहला और पांचवा वो कर लो अगर आपको आ रहा है तो, और उसमें जो जो छूट रहा है उसको छोड़ते जाओ। फिर उसमें दोनों सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना होता है, उसमें से जो मन करे वो क्वेश्चन आप पकड़ो और उसको करते जाओ। फिर लास्ट जो क्वेश्चन होगा, जो आपके पास चार में से कोई एक ही क्वेश्चन करना होगा, तब देन यू कैन मेक अ वेरी गुड गैस कि मैं कौन सा एक में करूंगा। तो मेरे लिए ये स्ट्रेटेजी वर्क करती थी। कुछ लोग होते थे जो पहले से डिसाइड कर पाते थे, मुझे लगता था वो वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे लिए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन पढ़ने बैठूँ, हर क्वेश्चन देखूँ क्या है कैसा है, तो मेरे को वो नहीं लगता था। और मुझे क्या एंजाइटी भी होती थी कि जैसे पेपर स्टार्ट किया है और उसमें अगर आप सारे क्वेश्चन देख लो तो डर लगता है कि यार ये भी है, वो कब करूंगा, ये कब करूंगा। तो इस वजह से आई स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन ओनली, जितना होता था उतना करता था, फिफ्थ क्वेश्चन। फिर जो क्वेश्चन आते थे मैं उस तरह से अटेम्प्ट करता था। और इन द लास्ट व्हेन आई हैव टू चूज 4 में से एक, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी। इट वाज वेरी इजी। यू कैन चूज द मेथड यू वांट, बट आई यूज्ड टू डू दिस। और 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर राइटिंग। आपको ये 2-2 पेपर रोज लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी। आप यू कैन नॉट गो देयर एंड राइट। फर्स्ट पेपर अगर हो भी जाएगा तो फर्स्ट पेपर क्योंकि टफ आता है, फर्स्ट पेपर में लिखना बहुत ज्यादा था और फर्स्ट पेपर बाकी भी रह जाता है। तो हमारा क्या होता है कि सेकंड पेपर पे उतनी हम लोग ग्रेस्प नहीं कर पाते। हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर हम लोग दुखी हो जाते हैं, और जो सेकंड पेपर जो इजी आता है हम उसको उतना अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। हाथ इतना दर्द कर रहा होता है कि हम सेकंड पेपर में लिख नहीं पाते। और सेकंड पेपर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें इन्वायरमेंट वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, हमको थोड़ा लिखना पड़ता है, तो हम उतना प्रिपेयर्ड नहीं होते, हम बैठ नहीं पाते उतनी देर। तो आपको सेटिंग भी करनी है, आपको लिखना भी है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जाम। नेक्स्ट थिंग इज जीपीएससी के स्पेसिफिक जो है, जीपीएससी में कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो आई थॉट इट एज अ ब्लेसिंग कि मुझे सोचना नहीं पड़ता एग्जाम में, क्योंकि यूपीएससी में मुझे सोचना पड़ रहा था कि ये छोड़ूं, वो छोड़ूं, ये करूं, ये नहीं करूं। जीपीएससी में कुछ छोड़ना नहीं है। अगर टफ क्वेश्चन आया तो सबके लिए टफ क्वेश्चन आया है। मैं यूपीएससी में तो ये भी होता था, अगर आपने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया, अगर टफ क्वेश्चन किसी ने छोड़ दिया, इजी क्वेश्चन पकड़ लिया, तो उसको मार्क्स लाने के तरीके ज्यादा हैं। पर जीपीएससी में अगर टफ क्वेश्चन आ गया है तो सबके लिए टफ आया है। वहीं पे आप उसको अगर अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, वहीं पे अगर आप डायग्राम और वो जो एनालिस्ट करने की मेथड बताई मैंने, अगर वो आप करेंगे तो यू विल बी वे अहेड। आई टेल यू, इफ यू जस्ट सारा पेपर अगर आप सॉल्व करके आ गए हैं अच्छे से, देन यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। दिस इज माई गारंटी इन जीपीएससी एंड यूपीएससी टू। So this is all my analysis for the UPSC and GPSC mains preparation, and please note this कि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, PYQs बहुत अच्छे से करना है, कैलकुलेटर अच्छे से आना चाहिए, हमको यूनिट्स वगैरह रेफरेंसेस वगैरह नहीं भूलने हैं। एंड दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर। ऑन एग्जाम में टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड सिट फॉर 3 hours एंड राइट द पेपर। सो दिस इज होल माई एनालिसिस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जो बियॉन्ड द गैप ब्रिज द गैप जो मेरा चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए। आप मेरे को टेलीग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज रीच आउट टू मी। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, स्पेशली इन मेंस इज माई फॉर्टे। आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर मेंस एंड आई विल लव टू हेल्प यू। थैंक यू so much for watching this video. Let's meet in the next video. Thank you.